स्टूडेंट्स, आज फिर से हम लोग करने वाले हैं BEVAE 181 का एक न्यू क्वेश्चन पेपर के साथ प्रैक्टिस। जैसा कि आप सभी को पता है, इस एग्जाम को पास करना सरल नहीं है। इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कम से कम 5 साल के, ठीक है, 5 इयर्स के PYQ 5 इयर्स के PYQ के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। साथ में आपको बुक रिवीजन भी करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग अभी तक 5 साल के PYQ, क्या समझे, 5 साल के PYQ और विथ एक्सप्लेनेशन और बुक रिवीजन वाली चैप्टर वाइज नोट्स नहीं परचेस किए हैं, तो आप लोग फास्ट जाके सबसे पहले परचेस कर लें। ठीक है, तो ये परचेस करना जरूरी है। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही सही प्राइस में, बहुत ही कम प्राइस में दे रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं, इसकी जो प्राइस है, इसमें आपको टोटल मैं 6 PDF दे रहा हूँ। टोटल कितना दे रहा हूँ आपको? 6 PDF दे रहा हूँ, 5 साल के PYQ विथ एक्सप्लेनेशन और एक आपको बुक रिवीजन वाली। टोटल 6 PDF दे रहा हूँ ओनली 100 रुपीज में। ठीक है, तो 100 रुपीज में मैं आपको दे रहा हूँ। तो आप लोग जाइए फटाफट PDF को परचेस कीजिए। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया गया है और ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। हाँ, चलिए हम लोग अब टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जून एग्जाम 2023 का प्रैक्टिस। चलिए, तो देखिए ये वही है जून एग्जाम हमारा। क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं, जून एग्जाम 2023 का प्रैक्टिस। अब ध्यान से समझना है। सेम वही देखिए वही पैटर्न है, वही टाइम है, वही मार्क्स दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं जून एग्जाम 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस। पहला हमारा क्वेश्चन है, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। देखिए, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, MS स्वामीनाथन, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड और RK पचौरी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर सही हो जाएगा, ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के भी ये रिपीट होते हैं। तो ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड ने पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग की अध्यक्षता की थी और जिसने क्या किया, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट को क्या किया, प्रकाशित किया। तो ये ध्यान देना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग 2 देखते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रचित पर्यावरण नहीं है? मतलब मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण। समझे क्या कह रहा भाई, पर्यावरण नहीं है भाई, पर्यावरण समझ रहे हो, मानव द्वारा बनाया गया नहीं है। तो फलों के बाग, ये जो फलों के बाग है ये कौन बनाता है भाई? फलों के बाग को, फल की बात नहीं कर रहा, फलों के बाग, बाग कौन बनाते हैं? बाग मनुष्य बनाते हैं। ठीक है, चलो। बांध, दूसरा दूसरा क्या है, खेत या फिर फसल क्षेत्र। तो खेत और या फिर फसल क्षेत्र, ये खेती करना, खेत का जो मॉडल देता है ये कौन देता है? पर्यावरण देता है, ये मानव ही तो देता है। तो ये भी भैया मानव रचित है, ध्यान से समझिए। अब बात करते हैं बांध। बांध जो है, बांध जो है इसे भी मनुष्य बनाते हैं। ठीक है, बांध क्या बनाते हैं, मनुष्य अपने काम के लिए, अपने यूज के लिए। ठीक है, तो ये बांध भी कौन बनाते हैं, मनुष्य बनाते हैं। तो यहाँ पे मानव द्वारा बनाया गया पर्यावरण नहीं है। कृत्रिम झील, तो झील जो है प्रकृति के द्वारा ही आता है, प्रकृति के द्वारा ही ये बनते हुए आता है, ये नहीं कि इसका डिजाइन अलग से बना। हाँ, कृत्रिम झील में क्या होता है कि थोड़ा सा डिजाइन मनुष्य उसको अपनी सुविधा के सुविधा अकॉर्डिंग, मनोरंजन के अकॉर्डिंग उसको अपने में ढालता है। ठीक है, अपने में उसको ढाल लेता है, जिस तरह से उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाना हो तो उसमें थोड़ा सा काम करता है। बट ये जो झील की बात करें, ये झील प्रकृति के द्वारा ही बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे कृत्रिम लग गया, तो ये कृत्रिम भी है, मानव द्वारा बनाया गया, लेकिन थोड़ा सा यहाँ मिक्स है। यहाँ मिक्स है, मानव और ये दोनों के द्वारा यहाँ पर मिक्स किया
यहाँ पर 70% वर्क जो है झील में नेचर का होता है, कृत्रिम प्रकृति का होता है, और 30% यहाँ पर वर्क कृत्रिम मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए तो इससे यह आपको निष्कर्ष ये निकलता है कि मानव द्वारा रचित पर्यावरण इनमें से कृत्रिम झील नहीं है। सो ऑप्शन आपको कई मिलेंगे, कई अलग अलग जगह में खोजेंगे आपको अलग अलग इसका आंसर मिलेंगे। गूगल में खोजेंगे अलग मिलेंगे, आप चैट जीपीटी में खोजेंगे अलग, कहीं जहां तहां खोजेंगे जहां तहां अलग अलग नहीं। इसके लिए आप लोग कमेंट मत करना सर ये है वो है ये है वो है, ऐसा नहीं। इसमें आपको जो सही लग रहा है इसमें आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो लग रहा है कृत्रिम झील है। अब आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर है भैया आप लोग देख लेना, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 3 को देखते हैं, 2 का ऑप्शन नंबर 4। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था भैया? जोहान्सबर्ग में, रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में, पेरिस में। तो 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भैया वो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 4 है। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही अच्छा, कौन सा कथन सही है? सही नहीं नहीं, कौन सा कथन सही है? तो आप लोग देखिए, सभी पारितंत्रों की सुस्पष्ट सीमाएं होती है। पारितंत्र अपना निर्वहन स्वयं कर लेते हैं क्योंकि ये बाहरी प्रभावों के लिए उचित रूप से रोधी होते हैं। तीसरा है ऐसा पारितंत्र जिसमें स्वपोषी और प्रपोषी हो लेकिन अपघटक नहीं हो, तो वह स्वनिर्वहन होगा। अब देखो ये तीनों के तीनों भाई कहीं ना कहीं गलत है। और चौथा है आपका, पारितंत्र आमाप और जटिलता में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। सो देखिए इसका 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिए। 4 नंबर का 4 नंबर है ना, पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऐसा ही ये सही होगा, पारिस्थितिक पारितंत्र अमाप और जटिलता में अत्यधिक विरोधाभास प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखते हैं। आहार श्रृंखला में शाक भक्षी प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे भी आहार श्रृंखला वाला पूछ दिया गया है। तो शाक भक्षी किस में है भैया? पोषी स्तर 1 में, पोषी स्तर 2 में, पोषी स्तर 3 में, पोषी स्तर 4 में। राइट हो जाएगा स्टूडेंट पोषी स्तर 2। शाक भक्षी जो है कि अपना भोजन पोषी स्तर 1 पर निर्भर करता है, पादपों पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो शाक भक्षी होता है ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है। ठीक है, तो समझ में आया? शाक भक्षी में कौन कौन से आएंगे, ऐसा भी कंफ्यूजन हो सकते हो। शाक भक्षी में गाय, भैंस, बकरी, हिरन, खरगोश, जिराफ, हाथी, तो ये सब कौन आते हैं? ये सॉरी, ये सब आते हैं, जानवर आते हैं। ठीक है, तो ये सब कौन आते हैं भैया? शाक भक्षी में, तो ध्यान रखना। अब देखिए, अब हम लोग 6 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? पृथ्वी की सतह पर सल्फर का बड़ा रिजर्वायर या भंडार है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, जब भी पृथ्वी की सतह पर बोला जाए सल्फर का बड़ा रिजर्वायर, रिजर्वायर या भंडार, तो आपको आंख बंद करके मृदा और अवसाद पर लगाना है। 6 का ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। 7 में है, निम्नलिखित में से किसको प्राथमिक समुदाय कहा जाता है? मासस को, लाइकेन को, झाड़ियां को, घास को। तो यहाँ पर किसे प्राथमिक समुदाय कहा जाएगा? राइट आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, लाइकेन को प्राथमिक समुदाय कहा जाता है। 8 नंबर में है, मरुस्थल पारितंत्र में प्रमुख परभक्षी है। कैलोटीस, वर्सिकलर, यूरोमेस्टिक्स, हार्डविकाई, रेकोफोरस मालाबरिकस, जिप्स बेंगोलेंसिस। तो इनमें से आपका 4 ऑप्शन में से आपका कौन सही है? 4 ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, वो होगा ऑप्शन नंबर 4, जिप्स बेंगालेंसिस। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर।
देखिए अब आप लोग हो सकता है आप लोगों का एक डाउट होगा सर ये जिप्स बेंगालेंसिस क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। देखिए ये जो है आपका एक सफेद पक्षी है, गिद्ध है, समझ में आ गया। जिप्स बेंगालेंसिस क्या है, एक सफेद परभक्षी गिद्ध है। तो आपको ध्यान देना है, बाकी ये सब जो है ये सब आपका पक्षी ही नहीं है, उभयचर है। ये सब क्या है, पक्षी ही नहीं है, क्या है, उभयचर है। तो ध्यान देना। तो ये मारुस्थल परितंत्र के भीतर एक प्रमुख खास करके परभक्षी है, ध्यान देना। सो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये इसका 8 नंबर का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक जलीय पारितंत्र में ऐसा असंलग्न जीव जो वायु जल अंतरा पृष्ठ पर रहता है, तो वह कहलाता है स्टूडेंट्स पटलक। ऑप्शन नंबर 9 का एक सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, महासागर में डैश मंडल जोन उथला होता है और यह उच्च उत्पादकता वाली स्पोसीज से समृद्ध होता है। तो यहाँ पर डैश के जगह कौन सा आएगा, डैश के जगह आएगा आपका नेरिटांचली। क्या आएगा, नेरिटांचली। ऑप्शन नंबर 10 का 2 नंबर। महासागर में नेरिटांचली मंडल जोन उथला होता है और यह उच्च उत्पादकता वाली स्पोसीज में समृद्ध, स्पोसीज से क्या होती है भाई, समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 है, निम्नलिखित में से कौन से वन में सबसे विविध समुदाय होते हैं। शंकुधारी वृक्ष वन में नहीं, शीतोष्ण सदाबहार वन में, उष्ण, देखो यहाँ पे सबसे विविध समुदाय उष्ण कटिबंधीय वर्षा परचूर वन में। तो ऑप्शन नंबर जो है कि 4 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है, 11 नंबर का, उष्ण कटिबंधीय वर्षा परचूर वन में। क्वेश्चन नंबर 12 है, पौधे में वाष्प के रूप में जल की हानि कहलाती है, संघनन, ऊर्ध्वापातन, वाष्पोत्सर्जन या फिर वाष्पन। तो जल की हानि, तो जल की हानि होना भैया, ये आपका वाष्पोत्सर्जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन। पौधे में वाष्प होके, वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाएगा भाई, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है। जल उपयोगकर्ताओं के बीच विवाद, फसल की हानि, मृदा का अपरदन, खाद्य पदार्थों या भोजन की कमी। तो कौन सा सूखा का एक आर्थिक प्रभाव है, तो आपका राइट हो जाएगा फसल की हानि। ऑप्शन नंबर 2। 14 नंबर में है आपका, पश्चिमी और मध्य भारत के दक्कन और मालवा के पठारों में पाई जाने वाली मृदा प्रकार है, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा। तो यहाँ राइट हो जाएगा आपका काली मृदा। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। वन अपरूपन, अति चढ़ाई, जल संभर का विकास, कृषि कुप्रबंधन। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा वो होगा 3rd नंबर, जल संभर का विकास। देखिए जो पीडीएफ आपको मिलेंगे ना, जो आप पीडीएफ परचेज करोगे उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छा से रहेगा, तो आप जितने भी क्वेश्चन का जो भी आंसर होगा उसका वहाँ एक्सप्लेन किया जाएगा आखिर ये क्यों होगा, है ना। तो आप लोग देख लेना, यहाँ पे हम लोग ना जल्दी जल्दी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पृथ्वी की भू सतह से 7% से कम भाग में फैले हुए हैं। सभी ज्ञात स्पीसीज जातियों में से 50% से अधिक पाई जाती है। सभी ज्ञात पादपों में लगभग 62% इन वर्षा प्रचुर वन में पाए जाते हैं। वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका राइट जो हो जाएगा वो 4 नंबर ही रहेगा। 4 नंबर राइट क्यों होगा, क्योंकि तो ये आपका गलत है, सही नहीं है, ठीक है। सभी वर्षा प्रचुर वन सिर्फ अमेजन और नील बेसिन के आसपास रहता है, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है सही भाई, कि ये जो है उष्ण कटिबंधीय जो लोग रहते हैं, वर्षा प्रचुर वन के बारे में जो है ये सही सत्य, उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन विश्व स्तर पर विकसित है, केवल अमेजन और नील बेसिन तक सीमित ये नहीं है। तो इसका आखिर ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन आपका सही यही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, 16 का ऑप्शन नंबर 4।
कौन सा कथन सही नहीं है? 17 नंबर में है, यह आकलन किया गया है कि भारत को अपनी पारिस्थितिकी और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डैश प्रतिशत क्षेत्र में वनाच्छाद रखना चाहिए, 30, 50, 33 या फिर 25। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 33%। ठीक है। अब 18 नंबर में है, एनटीईपी का फुल फॉर्म कौन सा होगा? तो एनटीईपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में, अगर देखिए क्वेश्चन जब ना फुल फॉर्म वाला है ना, आप इंग्लिश में आ जाए आखिर में। तो आपका एनटीईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, यहाँ पर यहाँ देखिए ये नॉन टिम्बर बायस्ड नॉन टिम्बर बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो एनटीईपी का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, नॉन टिम्बर बाय बेस्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर 2 सही है एनटीईपी का फुल फॉर्म। तो देखिए 18 नंबर में भी वही होगा, हिंदी में 18 नंबर देखिए। तो आपका यहाँ पर एनटीईपी का पूरा नाम हो जाएगा गैर लकड़ी आधारित वन उत्पाद। 19 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सी विविधता की मूलभूत मुद्रा कहा जाता है? आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारितंत्र विविधता, आनुवांशिक और प्रजाति विविधता दोनों। तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ आपका राइट होगा फर्स्ट नंबर, आनुवांशिक विविधता। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है? हिमालय, दक्षिण प्रायद्वीप, गंगा के मैदान, तटीय क्षेत्र। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो होगा आपका दक्षिणी प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर 2। भारत के लगभग 2/3 स्थानिक पादप सीमित है, भारतीय मरुस्थल में, हिमालय में, द्वीपों में या फिर पश्चिमी घाटों में। ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 21 का, पश्चिमी घाटों में। ठीक है, भारत के लगभग 2/3 स्थान पादप सीमित है भाई पश्चिम घाटों में। 22 नंबर में, भारत एक बहुविविधता वाला देश है। हाँ, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्या सत्य नहीं है? भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। भारत कुष्ठ पौधों के उद्भव के 12 केंद्र में से एक है। विश्व के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट। विश्व में कितने हैं? 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 6 हॉटस्पॉट भारत में है। और भारत में 2 प्रमुख क्षेत्र और 3 बायोम है। देखो यहाँ पे जो है कि कौन सा सत्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो है कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये जो है कि भारत एक बहुविधता वाला देश है। इसके संदर्भ में अगर बात किया जाए तो विश्व के 36 जैव विविधता, विश्व में टोटल कितने 36 जैव विविधता वाले क्या है के है हॉटस्पॉट है। ठीक है, टोटल कितने जैव विविधता के हॉटस्पॉट है? 36 हॉटस्पॉट है, जिसमें से भारत में 4 जैविक हॉटस्पॉट है। ठीक है, भारत में कितने हैं भैया? 4 जैविक हॉटस्पॉट है। अब ये पूछोगे सर कहाँ कहाँ, तो वो याद रखना, हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुडालैंड, ये 4 जगहों में क्या है भारत में हॉटस्पॉट है। ठीक, 6 हॉटस्पॉट नहीं है, इसीलिए आपका गलत जवाब ही सही है, यहाँ पर नहीं है, मतलब ये सही है। बाकी ये तो ये सही है, ये सही है और ये सही है। सभी जो कथन सत्य कह रहे हैं, एक कथन आपका असत्य कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3। तो 22 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। और आप लोग पीडीएफ परचेस किए हैं भैया, तो उस पीडीएफ में ना ऑप्शन नंबर 4 किया हुआ है, आप लोग सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 गलत है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। पीडीएफ से आप लोग एक बार मैच कर लीजिए, पीडीएफ में मैच कर लीजिए, और वहां पर थोड़ा सा 3 नहीं, ये 4 नहीं 3 आपको सही करना है, 3 नंबर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23। भारत में पहली तरंग और ज्वारीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी केरल के विंझिनम में, गुजरात के हंसथल कोक में, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में, तमिलनाडु के चेन्नई में। तो आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स केरल के विंझिनम में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत भारत में सर्वाधिक बिजली प्राप्त की जाती है? कौन से स्रोत से भारत में सबसे अधिक बिजली प्राप्त की जाती है भैया?
हाइड्रो पावर, पनबिजली, तेल, कोयला या फिर प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो होगा कोयला। भारत में कोयला से सबसे अधिक बिजली प्राप्त की जाती है। 25 नंबर में है, ग्रामीण भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित में से किस स्रोत का अधिकतम उपयोग किया जाता है? कोयला का, बायोमास का, बायोमास जीव मात्रा या फिर सौर। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा बायोमास जीव मात्रा का, है ना, ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, तो ये आपका राइट हो जाएगा 25 नंबर का 4 नंबर। 26 नंबर में वह अधिकतम जनसंख्या जिसे प्रौद्योगिकी के दिए गए स्तर पर पृथ्वी के संसाधनों द्वारा समर्पित किया जाता है, समर्थित किया जाता है, क्या कहलाती है? प्रौद्योगिकी धारण धारण क्षमता, सामाजिक धारण क्षमता, जैव भौतिक धारण क्षमता, धारणी सतत धारण क्षमता। तो इसका राइट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जैव भौतिक धारण क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातियों के चयनात्मक विन्यास का एक उदाहरण है? यात्री कबूतर, बाड़ा, बड़ा भारतीय गेंडा, सालमान या फिर सीगल। तो यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यात्री कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाने वाली आक्रामक प्रजाति है? गोल्डन एप्पल स्नेल, कांग्रेस घास, मेसिक्यूट या फिर जलकुंभी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा स्टूडेंट मेसिक्यूट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का बही स्थल संरक्षण नहीं है? बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी पार्क उद्यान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स कौन सा? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ये बहिस्थल संरक्षण नहीं है जैव विविधता का। ठीक है, 30 नंबर में देखिए, निम्नलिखित में से निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए। चलिए, ध्यान से समझना है, ध्यान से आपको सुमिलन करना है, किसका कौन सा है आपको सही बताना है। तो पहला जो है सुंदरबन, यहाँ पर राज्य के नाम है। तो सुंदरबन ये आर्द्र आर्द्र भाई भूमि क्षेत्र है। तो सुंदरबन कहाँ है? तो सुंदरबन कहाँ है भैया? सुंदरबन जो है वो आपका पंजाब में है। सुंदरबन कहाँ है भैया? आपका पंजाब में नहीं, सुंदरबन कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरबन जो है वो है आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और हरिके कहाँ है? तो हरिके की बात करें तो हरिके है आपका पंजाब में। ठीक है, और चिल्का की बात करें तो चिल्का जो है आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर जो है आपका राजस्थान में। ठीक है, तो ये आपका देखिए राइट सुमेलन हुआ। इसी प्रकार आपका एग्जाम में भी आएंगे कुछ क्वेश्चन और भी, इसके जगह और भी कुछ आ जाएंगे। तो आपको इस तरह से ध्यान से आपको करना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? ए का 3, बी का आपका दिख रहा है भाई, बी का 1, ए का 3, बी का 1, सी का 4, सी का 4 और डी का 2। ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 3 आपका ऐसा दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3 30 का राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का अनिश्चित स्रोत है? जल, मल, सीवेज उपचार संयंत्र, चिमनियों से बाहर आने वाली गैसें, टनलों से होने वाला प्रदूषक विसर्जन और कृषि वाह जल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि वाह जल। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है? पौधों के परागकण और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी के फटने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, कुहासा, वनों की आग से निकलने वाली कनिकाएं या फिर कण। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका कुहासा। ऑप्शन नंबर 3, 32 का ऑप्शन नंबर 3। अब यहाँ पर फुल फॉर्म वाला है TDS। TDS का फुल फॉर्म क्या होगा? TDS का है ना, TDS। तो TDS का क्या फुल फॉर्म होगा? टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड। सॉलिड होता है, क्या होता है भाई इसका? TOTL, टोटल। ठीक है, T से टोटल, D से डिसॉल्व्ड। ठीक है,
टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, तो ये कहाँ है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में है टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। यहाँ है डेसिबल मापन करता है। डेसिबल क्या मापन करता है भाई? यहाँ पे ध्वनि के तारत्व या पिच का, ध्वनि के दाब का, ध्वनि के तारत्व और तीव्रता का, ध्वनि के तारत्व और दाब का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही, ध्वनि के दाब का। निम्नलिखित में से कौन सी संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? तीक्ष्ण गंध, ज्वलनशीलता, रेडियोधर्मिता या फिर अविषालुता। तो यहाँ पे कौन सा क्या कर रहा है कि संकटदायी अपशिष्ट की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा तीक्ष्ण गंध, ठीक है, तीक्ष्ण गंध। तो संकटदायी अपशिष्ट का भाई ये विशेषता नहीं है। तो 35 का ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा संकटदायी अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? अनुकूलन, अनुपन, पाचन या फिर कंपोस्टिंग। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा अनुकूलन। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। 37 में है जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों में अपशिष्टों के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो सामान्यतः निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? भूमिगत निस्तारण, समुद्र में क्षेपण, भस्मीकरण, भूमिगत निस्तारण और समुद्र में क्षेपण दोनों। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा, यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा? भस्मीकरण ही वो उपाय है भाई, ये सही है होगा आपके लिए। तो जब अनेक उद्योगों और शहरी क्षेत्रों से अपशिष्टों के निस्तारण के लिए पर्याप्त खाली स्थान नहीं होता है तो यह आपका भस्मीकरण ही सबसे उत्तम उपाय होता है। 38 नंबर में जलवायु परिवर्तन का अंतर सरकारी पैनल की स्थापना कब हुई थी? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना की बात करूं तो ये हुआ था आपका 1988 में। 1988 ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। 39 में ओजोन की अधिकतम सांद्रता पाई जाती है? क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर में, मध्य ताप मंडल मेसोस्फियर में, आयन मंडल आयनोस्फियर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? आपका हो जाएगा समताप मंडल। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 समताप मंडल में। 39 का ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है? पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ जाना, फसलों और वनों पर विनाशकारी प्रभाव, हृदय और फेफड़ों संबंधी समस्याएं, जलीय पौधे और जंतुओं पर प्रभाव। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही पृथ्वी के तापमान पर तापमान, पृथ्वी की सतह पर तापमान का बढ़ जाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ये अम्ल वर्षा का प्रभाव नहीं है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 का आयोजन किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, स्टॉकहोम में, जोहान्सबर्ग में या फिर पेरिस में। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोहान्सबर्ग में, ठीक है। 41 का ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम की एक क्षेत्रीय शाखा स्थित है? मुंबई में, नई दिल्ली में, हैदराबाद में या फिर भोपाल में। तो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 भोपाल में। 43 में भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का प्रयास होगा कि वह पर्यावरण की सुरक्षा करे एवं उसका सुधार करे तथा देश के वनों और वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करे? तो भैया ये संविधान के अनुच्छेद आपका 48A में कहा गया है। अनुच्छेद 48A ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर 43 का। 10,000 ईस्वी पूर्व से लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या में वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक व्यापक रूप से इस कारण थे: बढ़ती जन्म दर कृषि की वृद्धि के अनुरूप थी, उच्च जन्म दर और अल्प मृत्यु दर। उच्च जन्म दर औद्योगिक क्रांति के अनुरूप थी और औद्योगिक क्रांति, शहरीकरण और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के कारण ये मृत्यु दर में कमी आई। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहुत जन्म दर कृषि दर की वृद्धि के अनुरूप थी।
तो 10,000 ईस्वी से पूर्व लगभग 1800 ईस्वी के बीच जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारक था भाई बढ़ती जन्म दर कृषि की वृद्धि के अनुरूप थी। तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में निम्नलिखित में किस रोग को आनुवंशिक नहीं माना जाएगा? माना जाता है थैलीसीमिया, हेमोफीलिया, साइजोफ्रेनिया, सिकिल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रे ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। चलिए अब इसको सुमेलित करते हैं। ठीक, यहाँ पर एक साइड दिया है प्रकार और संकट वायुमंडली। तो वायुमंडली में कौन सी संकट की बात होगी भाई, है ना? तो वायुमंडली में आपका हो जाएगा लू हीट वेव्स, है ना? वायुमंडल में ये संकट। जैविक में कौन सा आएगा आपका? जैविक में आपका, हाँ, जैविक में आपका आ जाएगा फर्स्ट नंबर पीरक जीव आक्रमण। भौगोलिक में कौन सा भाई इसमें मिलाएंगे हम लोग? भौगोलिक में आप देखिए साफ साफ पता चला चल रहा है भूस्खलन। ठीक है, तो आपका यहाँ पर सी का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भूस्खलन। ठीक है, लैंडस्लाइड ऑप्शन नंबर 2, सी का ऑप्शन नंबर 2। और डी बचा, डी का ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। और क्या होगा? जलीय बाढ़। तो जली से क्या होगा? बाढ़ होगा। तो ये कहाँ दिख रहा भाई? कहाँ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा है? ए का तीन, बी का एक, ए का तीन, बी का एक, कहाँ दिख रहा है? ए का तीन, बी का एक, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 है साइलेंट वैली शांत घाटी इस नदी पर स्थित है पेरियार, वेगई, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा, कुंती। तो साइलेंट वैली भैया कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली स्थित है कुंती नदी के पास। 47 का ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के नए नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं है? पर्यावरण पर नए प्रभाव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति, बढ़ते नैतिक सरोकार, प्रकृति के बारे में नई जानकारी या फिर ज्ञान। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा बढ़ते नैतिक सरोकार, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये जो है पर्यावरण नीतिशास्त्र के नए नियमों को बनाने के लिए एक कारक नहीं है बढ़ते नैतिक सरोकार, बाकी ये सब सही है। ठीक, ये सब कारक है। क्वेश्चन नंबर 49 है निबंध द लैंड एथिक्स भूमिका नीतिशास्त्र किसने लिखा था? एल्डो लेपोल्ड, रेसल कॉर्सन, वंदना शिवा या फिर ग्रो हर्लम ब्रंटलैंड। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, राइट हो जाएगा भैया आपका एल्डो लेपोल्ड, है ना? इसी ने द लैंड एथिक्स को लिखा था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को ढूंढना है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों ने 50 नंबर में ध्यान से समझना है। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों ने मनुष्य को पर्यावरण के निकट ला दिया। भाई ये तो सही है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक एनविस नामक सूचना तंत्र बनाया। तो ये भी तो सही कह रहे हैं। पर्यावरण अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग ने सिविल इंजीनियरिंग, अभियांत्रिकी और आर्किटेक्चर जैसे विषय सम्मिलित नहीं है। तो भाई ये गलत बोल रहा है, सम्मिलित तो है, तो ये गलत बोल रहा है। और ये देखो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ एनविस का एक केंद्र है। तो ये भी सही कह रहा है। तो यहाँ पर नहीं वाला जो है ये ऑप्शन नंबर 3 इज यहाँ पर इस असत्य है। और ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 50 का 3 नंबर। इस तरह से हम लोग इसका भी हम लोग क्या कर लिए? प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पर आपके क्या है भाई, यहाँ पे आपके आंसर की है। मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ जितने भी आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा सबका आपको आंसर की यहीं पे मिलेंगे। आप लोग व्हाट्सएप से परचेस कीजिए, जिसकी प्राइस मैंने 100 रुपीज रखा है, जिसमें आपको 6 पीडीएफ दिया जाएगा। 6 पीडीएफ में से कौन कौन? 6 पीडीएफ में से 5 साल के PYQ सॉल्व किए हुए विथ एक्सप्लेनेशन, है ना? जितने भी ऑप्शंस के सही आंसर हैं उनका रीजन बताया जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ में आपको एक बुक रिवीजन वाली पीडीएफ दिया जाएगा। तो व्हाट्सएप से परचेज कर लीजिए। एग्जाम भैया बहुत, ये एग्जाम थोड़ा इजी वे में नहीं समझेगा, बहुत बच्चे फेल होते हैं।
तो भैया आप जाके ले लीजिए, परचेस कर लीजिए और तैयारी को मजबूत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जन्म बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।